नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, बजट 2024-25 पेश होने वाला है 1 फरवरी 2024 को। तो उससे पहले क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आइए इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकम टैक्स के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इनकम टैक्स और अदर टैक्सेस, मतलब टैक्सेस में क्या क्या चेंजेस की संभावना है और क्या क्या इंडस्ट्री मांग कर रही है, उस पर पहले हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है कि आपको पता होगा 24B में जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन है, उसका रिबेट अप टू 2 लाख तक का मिलता है। तो अब उसको 5 लाख तक की बढ़ाने जाने की मांग की जा रही है। इससे क्या होगा, हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, अफोर्डेबल हाउसिंग की लिमिट 45 लाख की है, इसको बढ़ा के 1 करोड़ करने वाले हैं। आपको पता होगा सेक्शन 80E और 80EE, इसकी भी जो टाइमलाइन है वो बढ़ाने की मांग की जा रही है। कितना होगा वो पता नहीं, बट ये मांग की जा रही है और ये एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा दोस्तों, अगर एटीसी के डिडक्शन, आपको पता होगा कि न्यू टैक्स रिजीम में एटीसी के डिडक्शन नहीं मिलते हैं, तो इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने बोला है कि आप एटीसी के डिडक्शन दीजिए, सो दैट जो इन्वेस्टर हैं, जो सैलरी पेयर हैं या फिर जो टैक्स पेयर हैं, उनको और भी ज्यादा इन्वेस्ट करने की प्रेरणा मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि ओल्ड टैक्स रिजीम में, ये कम्प्लीटली मेरा व्यू है, हो सकता है कि ये डिफर हो सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी बेनिफिट मिलेगी, बट मिल जाए तो अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि सारा का सारा बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगा और गवर्नमेंट भी न्यू टैक्स रिजीम की तरफ शिफ्ट होने की बात पे जोर देती है। और आप देखेंगे जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड रहता है वो न्यू टैक्स रिजीम ही रहता है। तो मुझे लगता है न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट किया जाएगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में इसलिए कोई भी बेनिफिट नहीं होगी। इसके बाद ईज इन टैक्स ब्रैकेट दे सकती है, जैसे अभी 7-7.5 लाख तक न्यू टैक्स रिजीम में फ्री है, तो हो सकता है इसको 50,000 से और आगे बढ़ा सकती है। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों का ये कहना था कि आप जो 50,000 देते हैं ATCCD 1B, ये देते हैं पेंशन स्कीम में, एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन दूसरी जो पॉलिसी है इंश्योरेंस की, जैसे LIC की पेंशन प्लान हो गई या उसकी एन्युटी प्लान हो गई जो बाद में, उसमें भी उसको भी आप ATCCD 1B के तहत लाइए और उसमें भी आप डिडक्शन दीजिए। तो इससे इंश्योरेंस कंपनी को भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। जो सैलरीड क्लास है वो एक डिमांड कर रही है कि उनकी जो HRA की लिमिट है वो बढ़ाई जाए, LTA की लिमिट बढ़ाई जाए। इसके बाद दोस्तों, कुछ कैपिटल गेन टैक्सेस पे भी, जो इन्वेस्टमेंट पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है, उस पे भी कुछ कर्टेल करने की बात चल रही है। बट देखिए कितना मिल पाता है। देखिए, ये सारी की सारी बेनिफिट तो नहीं मिल सकती पक्का, इसमें से 1-2 भी मिल जाए तो बहुत है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है वो मोस्टली टैक्सेशन से आती है या फिर डिसइन्वेस्टमेंट से आती है या अदर सेल ऑफ अदर एसेट्स या फिर और भी सारी चीजों से आती है। तो मोस्टली जो उसमें मेजर पार्ट है वो है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। अब डायरेक्ट टैक्स अगर कम होगा तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम आएगी और उनको खर्चे बढ़ाने हैं। तो आई डोंट थिंक कि सारे के सारे मिलेंगे, बट इसमें से कुछ मिल सकते हैं। एक जो और डेवलपर्स मांग कर रहे हैं कि GST ऑन कंस्ट्रक्शन जो है इसको रेशनलाइज किया जाए। 5%, आपको पता होगा कि जब आप कोई घर खरीदने जाते हैं तो 5% की GST लगती है, तो इसको रेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है इसमें कुछ ईज आए, ईज इन नॉर्म्स आए या फिर आपके GST के रेट कम हो जाए। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, BFSI सेक्टर जो है, इसको 10 से 15% ग्रोथ मिलना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में पिछले साल की तुलना में। तो ये एक चीज एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा और भी जो छोटे छोटे एक्सपेक्टेशन है वो मैं आपको लिस्ट कर रहा हूँ। मोस्टली मेरा पर्पस था कि टैक्स पे जो एक्सपेक्टेशन है उसको हाईलाइट करना। इसके साथ और क्या क्या है, तो हेल्थ केयर, रूरल हेल्थ केयर, इसकी फिजिबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेसिबिलिटी, इस पे हो सकता है इस बार के बजट का कोर एरिया हो। उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर जो है, उन्होंने डिमांड की है कि उनको GDP का 5% उनको बजट एलोकेट होना चाहिए, जो रूरल हेल्थ केयर को बूस्ट करेगा और ग्लोबल कोलैबोरेशन को भी बूस्ट करेगा। इसके बाद जो इंटरिम बजट में एक टेक्सटाइल के लिए जो है मार्जिनल हाइक मिलने की है बजट में, 2.5% की टेक्सटाइल में मार्जिनल हाइक मिल सकती है बजट में। आपको पता होगा टेक्सटाइल में PLI स्कीम मिलती है, तो TUFF जिसको बोलते हैं, पे जो आपको सब्सिडी में जो बजट का एलोकेशन है उसमें 2.5% की आपको मार्जिनल बढ़ोतरी मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आपको लॉजिस्टिक सेक्टर, ये तो बहुत ही आपको क्लियर करना होगा कि कोई भी कंट्री तब तक ग्रो नहीं कर सकती जब तक कि उनके रोड्स, लॉजिस्टिक सेक्टर बढ़िया हो। तो लॉजिस्टिक सेक्टर में इन्वेस्ट करने का बिल्कुल ही बहुत ज्यादा प्लान बनेगा और इस पे बहुत ज्यादा बल देता हुआ मिलेगा कि लॉजिस्टिक सेक्टर को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए। इसमें आपको पता है PM गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इस तरीके से और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बूस्ट रहेगा, उस पर बल दिया जाएगा।
बजट में उसको अच्छी खासी एलोकेशन मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए आप देख सकते हैं इस बार बजट में ज्यादा आपको फंड एलोकेट मिलेंगे। एमएसएमई एंड मैन्युफैक्चरिंग, आपको पता है स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जो है, मेक इन इंडिया, इसको गवर्नमेंट बूस्ट कर रही है, तो एमएसएमई एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको कुछ स्कीम्स दिख सकती हैं। इसके बाद पता होगा कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो जीएसटी के दायरे में नहीं है, तो उसको जीएसटी के अंदर लाने की बात चल रही है। और दूसरा जो स्टील, सीमेंट्स, एल्यूमिनियम वगैरह इस तरीके के प्रोडक्ट है उस पर जीएसटी के रेट कम करने की बात चल रही है। देखिए कहां तक ये सक्सेस हो पाता है। डिफेंस की जो बजट है उसमें मार्जिनल 5 से 7.5% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ये मैक्सिमम 10% जाएगा, 10% से ज्यादा ये नहीं जाएगा। और जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें जो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा वो अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ये तो एक्सपेक्टेशन से, देखिए एक्सपेक्टेशन हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री डिमांड कर रही है। अब इसमें कितना सा मिट होगा, कितना सा आपको दिया जाएगा, कितना नहीं मिलेगा, ये बात तो अब बजट आने के बाद ही पता चलेगी। मैं लाइव करूंगा बजट का सेशन अपने चैनल पे। तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।